Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's modern history class, we will discuss about development of education and press during British rule. पहले हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रेस के बारे में। एजुकेशन, ब्रिटिश के इंडिया आने के बाद एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा मेजर चेंज आया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई 1600 में, उस टाइम पर उनका ये मोटिव नहीं था कि वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में किसी भी तरह का इंटरफेयर करेंगे। लेकिन बाद में आफ्टर 1764 जब वो बक्सर का बैटल जीत चुके थे, उनके बाद उन्होंने इंडिया के सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। लेकिन उस टाइम पीरियड तक भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मोटिव बिल्कुल नहीं था कि वो क्रिश्चियनिटी को और वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करेंगे। जब हमारा चार्टर एक्ट 1813 आया, हमने 1830 चार्टर एक्ट को कवर किया जब भी ये चीज डिस्कस की थी कि 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर ये मेंशन था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को एनुअली 1 लाख रुपीज देगी टू प्रमोट एजुकेशन, टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन स्पेसिफिकली। तो चार्टर एक्ट के 1813 के आने से पहले इंडिया के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया गया। कुछ गवर्नर जनरल्स, कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, लेकिन उन्होंने भी बिफोर चार्टर एक्ट 1813 वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट इंडिया में नहीं किया। और 1813 के बाद कैसे कैसे एजुकेशन डेवलप हुई ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड के अंदर, सिविल सर्विसेज कैसे आए और कैसे कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुई, यूनिवर्सिटीज की स्टैब्लिशमेंट हुई, कैसे इंप्रूवमेंट देखी गई, किसने क्या आइडियाज दिए, कौन सी कमेटी आई, वो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला रोल आता है वॉरेन हेस्टिंग का, जिन्होंने 1781 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट करवाई कलकत्ता मदरसा की। किसके लिए? पर्शियन और अरेबिक के अंदर स्टडी करने के लिए। और इन्होंने काफी अच्छे अपने फ्रेंडली रिलेशंस भी बनाए इंडिजिनियस सोसाइटी के साथ और उनके कल्चर को भी जानने की कोशिश करी। ये इंपॉर्टेंट भी है, यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है। नेक्स्ट आते हैं विलियम जोनस, जिन्होंने 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्टैब्लिशमेंट की ओरिएंटल स्टडीज को इंकरेज करने के लिए। और उन्होंने काफी, वो संस्कृत से भी इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने संस्कृत के लिए भी काफी वर्क किए। और साथ में उनका एक और बिलीव भी था, वो भी जैसे वॉरेन हेस्टिंग थे उनकी तरह ये भी ये मानते थे कि हिंदूज जो है वो अपनी लैंग्वेज के साथ, वो अपने कल्चर के साथ बहुत ज्यादा अटैच है। उनके कल्चर में, उनकी लैंग्वेज में अगर हम कुछ भी इंटरफेयर करेंगे तो उनके सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगे और वो फिर हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। बिकॉज इंडियंस के लिए संस्कृत सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं थी, उनका रिलीजियस बिलीफ भी था, वो संस्कृत को मानते थे। ऐसा कहा जाता है ना कि संस्कृत जो है वो देवों की भाषा है, तो इसी तरह से हिंदुज्म के अंदर संस्कृत लैंग्वेज को लेकर एक अलग रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये चीज उन्होंने समझी और उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज की रिस्पेक्ट भी की। उसके बाद आए लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को फाउंड किया 1801 के अंदर। किस चीज के लिए? ब्रिटिश सर्स जो थे, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे थे इंडिया के अंदर रिक्रूट होने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को फाउंड किया 1801 के अंदर। उस टाइम पीरियड तक इंडियंस को परमिशन नहीं थी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने की, सिर्फ ब्रिटिशर्स को परमिशन थी। इसलिए ये स्पेसिफिकली कॉलेज भी उन्हीं के लिए बनाया गया था कि वो ट्रेन होंगे और फिर इंडिया के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन वो संभालेंगे। तो ये एक मेजर चेंजमेंट था उन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर। फिर जोनाथन डनकन, ये कभी गवर्नर या वायसरॉय तो नहीं बने, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1791 के अंदर संस्कृत कॉलेज को फाउंड किया। कहाँ पर? बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर इन्होंने संस्कृत कॉलेज को फाउंड किया और साथ में हिंदू लॉज और फिलॉसफी की स्टडी को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया। अब उसके बाद एक मेजर चेंजमेंट एजुकेशन सिस्टम में आया, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। इस टाइम पीरियड तक ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन को और क्रिश्चियनिटी को दोनों को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ये मेजर चेंजमेंट था। ऐसा बोला जाता है कि वुड्स डिस्पैच जो था वो एक मैग्ना कार्टा था इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया के अंदर। और इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी?
इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कुछ डिपार्टमेंट्स को बनाने के दिए, मेजर मेजर जगह पर यूनिवर्सिटीज बनाने को बोला गया इस पॉलिसी के अंदर कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे उस टाइम पीरियड पे इंडिया के अंदर, उन सभी में यूनिवर्सिटीज को बनाया जाए, ग्रेडेड स्कूल्स की स्टैब्लिशमेंट की जाए, प्राइमरी लेवल पर अलग स्कूल, हाई स्कूल्स बनाए जाए, मिडिल स्कूल्स बनाए जाए, सेकेंडरी स्कूल्स बनाए जाए, फिर उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो होंगे वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे। इस तरह की कुछ रिकमेंडेशन यहाँ से आई। साथ में इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, इंग्लिश के अलावा भी काफी लैंग्वेजेस को काफी तरीके से प्रमोट किया। इन्होंने वुमेन एजुकेशन की भी बात की कि यस, वुमेन को भी परमिशन है एजुकेशन लेने की और वो भी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में जाकर एजुकेशन ले सकती है। ये कुछ चेंजेस थे जो यहाँ से आए। इसका इम्पैक्ट क्या आया वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 का? एक तो आपकी तीनों मेजर सिटीज जो थी उस टाइम पर, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, उनकी यूनिवर्सिटीज की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1857 के अंदर। एक साइड रिवॉल्ट चल रहा था बट दूसरी साइड यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर बन रही थी। साथ में गर्ल्स स्कूल्स को भी मॉडर्नाइज किया गया और उनकी एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट आया। और इसके बाद ही वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 के बाद ही बेथुन स्कूल, जो एक गर्ल्स स्कूल बना, एक गर्ल्स कॉलेज बना, उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, जिसके सेक्रेटरी बाद में जाके ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बने। फिर एक इंपॉर्टेंट आया हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 टू 1883। एक चीज और याद रखनी है कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट आया, कौन से ईयर में आया, फिर इसके बाद, बिकॉज क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछी जा सकती है और इम्पोर्टेंट जो चेंजेस जहां से आए हमें वो पता होने चाहिए, अगर इन डिटेल हमें नहीं भी पता है, बिकॉज मेंस में नहीं आने वाला है एग्जैक्ट आपको से। ऐसे कोई भी ये नहीं पूछेगा कि मेंस में आपको हंटर कमीशन पूछ लिया है, फिर वुड डिस्पैच पूछ लिया। एजुकेशन पूछ सकते हैं तो उसमें तो आप सभी को कंबाइन करके लिख सकते हो। प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, उसके अंदर आपसे क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है। अब इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि 1854 के अंदर जो ये वुड्स डिस्पैच वाली पॉलिसी हम लेकर आए थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन इंडिया के अंदर कैसी चल रही है। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि हमें प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और अकेडमिक और टेक्निकल एजुकेशन को भी हमें अलग अलग हैंडल करना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे हम मानते हैं कि जैसे जो आपकी बीए और एमए की डिग्री होती है वो अकेडमिक ज्यादा होती है, उसमें टेक्निकल वर्क कम होता है। वहीं आपकी जो आईआईटीज की जो वर्किंग होती है, आईआईटीज की जो स्टडी होती है वो ज्यादा टेक्निकल होती है। उस टाइप से भी उस टाइम पीरियड के अंदर भी उसी डिफरेंस से अकेडमिक और कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन को अलग अलग करने का भी इन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया। और साथ में ये भी बोला कि जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं वो भी एजुकेशन सेक्टर को इनकरेज करें और उसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, जिससे एजुकेशन सेक्टर और ज्यादा इनहेंस हो सके और ज्यादा इंक्रीज हो सके। फिर आपका आता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, जिसको हेड किसने किया? सर थॉमस रेलिंग ने हेड किया। और इन्होंने सिर्फ क्या बात की कि यूनिवर्सिटीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, थोड़े स्ट्रिक्ट और ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें यूनिवर्सिटीज की वर्किंग को हैंडल करना चाहिए, बिकॉज काफी मेल प्रैक्टिसेस उस टाइम पीरियड के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर चल रही थी जो एजुकेशन सिस्टम के लिए अच्छी नहीं थी। और साथ में 1904 के एक्ट ने ये भी बोला कि यूनिवर्सिटीज को, स्कूल्स को रिकॉग्नाइजेशन देनी पड़ेगी, बिकॉज एक स्कूलिंग को आप रिकॉग्नाइज करोगे उसी के बाद तो स्टूडेंट वहां से यूनिवर्सिटीज के अंदर आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमीशन आया सैडलर कमीशन। इस कमीशन को, वैसे तो इस कमीशन के जो हेड थे वो एक ब्रिटिशर ही थे, मिस्टर सैडलर थे, लेकिन इसके अंदर दो इंडियन मेंबर्स को भी इंक्लूड किया गया। फर्स्ट इज आशुतोष मुखर्जी एंड सेकेंड इज जियाउद्दीन अहमद। और इस कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या थी कि अब बोर्ड्स बनाए जाए, जैसे हम आज के टाइम पर देखते हैं सीबीएसई बोर्ड है, आईसीआई बोर्ड है। उस टाइम पीरियड पे भी क्या बोला गया कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए अलग से एक बोर्ड सिस्टम बनाया जाए जो इन एजुकेशंस का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके और एक अच्छे वे में एजुकेशन प्रमोट हो सके और हम सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साथ में एक रिकमेंडेशन इन्होंने और दी कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसके अंदर स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन होना चाहिए जो वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। इसका इम्पैक्ट मेजरली ये आया कि उस टाइम पीरियड के अंदर 1916 से लेकर 21 के टाइम पीरियड के अंदर
काफी मेजर सिटीज के अंदर काफी यूनिवर्सिटीज डेवलप हुई। आपके मैसूर में यूनिवर्सिटीज बनी, पटना में बनी, बनारस में बनी, अलीगढ़ में बनी, ढाका, लखनऊ, ओस्मानिया, सभी जगह पर काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज बनी और एजुकेशन के नई नई जगह, एजुकेशन सेक्टर जो था वो काफी बूस्ट यहाँ से हो गया। फिर आया हरतोग कमेटी 1929, इसको अपॉइंट किया था साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन हमारी कंट्री के अंदर 1928 में आया था, उन्हीं ने हरतोग कमेटी को अपॉइंट किया था 1929 में इंडिया की एजुकेशन पोजीशन को चेक करने के लिए। और इन्होंने बताया, इन्होंने ये रिकमेंड किया कि इंडिया को प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज एक जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो आपका बेस होता है। अगर आप प्राइमरी में अच्छे नहीं रहे तो आप जो प्रॉब्लम आपको प्राइमरी में थी आप उनको सेकेंडरी में टैकल करोगे, फिर सेकेंडरी की प्रॉब्लम रह जाएंगी, फिर आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो यूनिवर्सिटी में आपकी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में कैसे ध्यान दोगे। तो आपका बेस हमेशा अच्छा होना चाहिए। उन्होंने इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट किया। साथ में उन्होंने कुछ इनडिस्क्रिमिनेशन एडमिशन के ऊपर भी बात की, जो यूनिवर्सिटीज की वीकनेसेस थी उनको हाईलाइट किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एजुकेशन का स्टैंडर्ड डाउन हो रहा था। उन सारी चीजों को उन्होंने फाइंड आउट किया और रिकमेंड किया कि इन सभी चीजों को पॉइंट आउट किया कि इनको अब इम्प्रूव करो, कि यूनिवर्सिटीज में टैलेंट के बेस पर एडमिशन होना जरूरी है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एजुकेशन का स्टैंडर्ड लो नहीं होना चाहिए। इस तरीके की रिकमेंडेशन उस टाइम पीरियड पर हरतोग कमेटी ने 1929 के अंदर दी। देन इंपॉर्टेंट है, बस इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी बाद में हुई, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। अब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ चुका था 1935 के अंदर, जिसको अभी हमने डिस्कस नहीं है, हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब 1935 के एक्ट आने के बाद 1937 के अंदर आपके इलेक्शंस हुए थे। उस इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस जो थी वो 7 प्रोविंसेस के अंदर फुल मेजोरिटी से जीत गई थी। उसके बाद कांग्रेस ने सोचा कि अब हम खुद की नेशनल स्कीम बनाएंगे एजुकेशन से रिलेटेड और एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। जब महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम का जो आइडिया था, जिसको उन्होंने नाम दिया वर्धा स्कीम, मतलब ये स्कीम जो है वो प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी ही है, तो महात्मा गांधी ने प्रपोज किया और साथ में उन्होंने इसी स्कीम से रिलेटेड एक आर्टिकल जो था वो भी पब्लिश करवाया न्यूज़पेपर में, द हरिजन, जो महात्मा गांधी ही इस न्यूज़पेपर के राइटर थे। अब इसके अंदर महात्मा गांधी ने क्या बताया कि हमें बेसिक एजुकेशन देनी है लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, कि हम ऐसे बैठकर, जो आज के टाइम पीरियड पे हम कहते हैं कि करिकुलम एक्टिविटीज भी जरूरी है, जैसे हम मानते हैं कि साइंस को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स जरूरी है, एक्टिविटीज जरूरी है, ना कि हम सिर्फ बुक्स के अंदर रीड करें। वो सेम प्रपोजल उस टाइम महात्मा गांधी ने दिया कि हमें एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को सिखाना है, एजुकेशन को बढ़ाना है। ये उन्होंने स्कीम में अंदर दिया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि नेशनल लेवल के ऊपर फ्री में और मैंडेटरी होगी मदर टंग के अंदर एजुकेशन फॉर 7 ईयर्स, की स्टार्टिंग के 7 ईयर्स होंगे उनमें आपको आपकी मदर टंग के अंदर एजुकेशन मिलेगी, आपकी जो भी मातृभाषा है, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, उसके अंदर आपको एजुकेशन दी जाएगी और वो भी बिल्कुल फ्री। और साथ में ये भी था कि उस टाइम पर जो एजुकेशन थी वो ज्यादातर मैनुअल लेबर के ऊपर ज्यादा रिवॉल्व हो रही थी, जो लेबर क्लास थी या फिर जो प्रोडक्टिव क्लास थी, प्रोडक्टिव वर्क करते थे, उनके अराउंड थी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इस वर्धा स्कीम के फीचर्स काफी अच्छे थे, बिकॉज ये इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया को प्रमोट करने की बात कर रहे थे। साथ में महात्मा गांधी ने जो पूरा सिलेबस था इस स्कीम के बाद एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, उसको बनाने के लिए किसको कहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन को बोला, और इसको नाम ये भी दिया नई तालीम, कि अब नए तरीके से एजुकेशन कराई जाएगी, स्टडीज कराई जाएंगी, जिसको महात्मा गांधी ने नई तालीम भी नाम दिया। हालांकि मुस्लिम लीग इस स्कीम के अगेंस्ट थी, बट वो भी कोई एक ऑब्जेक्शन का पॉइंट नहीं था। प्रॉब्लम ये हुई कि 1937 के लास्ट तक स्कीम आई और इसको इम्प्लीमेंट करते उससे पहले 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था। उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट होने की वजह से ये स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई उस टाइम पे और इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया। फिर आती है सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944, जिसके अंदर एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आया पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट को चेक करने के लिए, बिकॉज 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था जो 1944 के अंदर खत्म हुआ था। तो 44 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ये
बोर्ड चेक करने आए कि अब वॉर खत्म होने के बाद इंडिया के अंदर एजुकेशन की क्या स्टेजेस चल रही हैं, एजुकेशन कैसे चल रही है, वो काम किया सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। अब उसके बाद कोई ऐसी मेजर ब्रिटिश इंडिया के अंदर कोई एजुकेशन स्कीम नहीं आई, बिकॉज 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी। उसके बाद आपके डायरेक्ट जो इंडिया की ही गवर्नमेंट बनी अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही 1954 के अंदर यूजीसी यूनियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की, जो आज तक इस्टेब्लिश्ड है, और आज तक यूनिवर्सिटीज कॉलेज से रिलेटेड सारे डिसीजन यूजीसी ही लेते आए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब जब हम देखें, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले की हम बात करें, हम लैंग्वेज की बात करें, हम चीजों की बात करें, तो हमें पता है कि पहले लोग स्टोन्स के ऊपर लिखते थे। अगर हम बिल्कुल एंशिएंट से बात करें, फिर हमने अशोका के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में देखा, जब हमने देखा कि अशोका ने इंस्क्रिप्शंस बनवाए, रॉक एडिक्ट्स बनाए, जिनके अंदर चीजें लिखवाई गई, जिनसे बाद में फ्यूचर में लोगों को उनके बारे में पता चल सके। तो इस तरह से चीजों की डेवलपमेंट इंडिया के अंदर चल रही थी। बट इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो इंट्रोड्यूस नहीं थी। प्रिंटिंग प्रेस इंडिया के अंदर कौन लेके आए? पोर्तुगीज ही लेकर आए। और लेकर आने के बाद जेम्स अगस्त हिके, जिन्होंने पहला न्यूज़पेपर इंडिया के अंदर प्रिंट किया, कब? 1780 के अंदर। न्यूज़पेपर का नाम क्या था? बंगाल गैजेट। उसके बाद इंडिया के अंदर न्यूज़पेपर प्रिंट होना स्टार्ट हुए और काफी इंपॉर्टेंट लीडर्स ने भी उस चीज के अंदर पार्टिसिपेट किया। उन्होंने खुद के न्यूज़पेपर, खुद की वीकली मैगजीन्स को पब्लिश करना स्टार्ट किया और फिर उनकी कॉपीज मार्केट में आना, इंडिया की मार्केट में घूमना स्टार्ट हुई। काफी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस को पब्लिश किया। अभी आप चाहो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी लीडर्स के नाम और उन्होंने जो जो न्यूज़पेपर पब्लिश किए उनकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ऑल्दो अभी तक यूपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं पूछा है प्रीलिम्स के अंदर, बट अगर मे बी वो पूछ भी ले तो आप एक रीडिंग उसकी ले सकते हो। अब प्रेस एक्ट्स की बात करें तो पहला एक्ट आया सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799। इस एक्ट के टाइम पर काफी रिजिड कंट्रोल दिखाया किसने? लॉर्ड वेलेस्ले ने और वॉरेन हेस्टिंग ने। इन्होंने मेनली उस टाइम पीरियड के अंदर ये एक्ट इसलिए पब्लिश किया था कि जो फ्रेंच हैं वो कोई भी न्यूज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिश ना करा पाए। मेनली उस टाइम पीरियड पे ये इस चीज के लिए आया था, बिकॉज इंडियंस उस टाइम पीरियड तक इतने न्यूज़पेपर वाले सिस्टम में इवॉल्व नहीं थे, इतनी एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं थी, इतना इंडियंस को न्यूज़पेपर पढ़ने भी नहीं आते थे। तो बेसिकली उस टाइम पीरियड पे इन्होंने मेनली फ्रेंच को टारगेट किया था इस एक्ट से। फिर आता है ये एक्ट लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 एक्ट। इस एक्ट में क्या बोला गया कि जो भी इंसान अपनी पब्लिकेशन पब्लिश कराना चाहता है, न्यूज़पेपर पब्लिश करा रहा है या फिर कुछ भी पब्लिश करा रहा है, कोई वीकली पब्लिश करा रहा है, तो उसको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा पब्लिशर को, कोई भी चीज पब्लिश कराने से पहले। और गवर्नमेंट की, गवर्नर जनरल की मर्जी है, वो लाइसेंस देना चाहे तो दें या फिर वो बिना किसी रीजन के लाइसेंस ना देना चाहें तो भी वो नहीं देंगे। इस चीज का अपोज किया था राजा राम मोहन रॉय ने, क्योंकि उनके भी काफी पब्लिकेशन जैसे संबंध कौमुदी थी, ऐसे काफी पब्लिकेशन उनकी आती थी, वो भी बहुत अच्छा लिखते थे पब्लिक को अवेयर करने के लिए, तो उनको इस चीज से प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने अपोज किया, बट कोर्ट ने उनकी पिटीशन को नहीं माना और इस चीज का यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं आया। इवन बाद में लॉर्ड बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनकर आए, उन्होंने भी इस रेगुलेशन को कंटिन्यू रखा। उसके बाद आए मेटकाल्फे प्रेस एक्ट 1835। चार्ल्स मेटकाल्फे जो फ्री प्रेस, जो मानते थे कि प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो लोगों तक एक, जो बिना डिस्क्रिमिनेशन के व्यूज लोगों तक, लीडर्स के व्यूज होंगे, गवर्नमेंट के व्यूज होंगे, पॉलिसीज होगी, सबको लोगों तक पहुंचा सके, उन्होंने फ्री प्रेस को सपोर्ट किया। साथ में ये भी बोला जाता है, अगर आपसे कोई पूछे लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो द नेम इज चार्ल्स मेटकाल्फे। इन्होंने इस जो लाइसेंसिंग वाला रेगुलेशन था इसको डिसमिस कर दिया और प्रेस को यहाँ पर बिल्कुल फ्री कर दिया। बट फिर अब फ्री कब तक हुआ? 35 में फ्री किया, 1857 का रिवॉल्ट हुआ, जब तक प्रेस आजाद थी। अब जैसे ही 1857 का रिवॉल्ट हुआ उसके बाद दोबारा से एक लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857 आ गया, जो कि कौन लेकर आए? लॉर्ड कैनिंग ने, जिसको लाने में
हेल्प की और जिसको पास भी लॉर्ड कैनिंग ने ही किया। क्यों किया? बिकॉज 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थोड़ी सी डरी हुई थी, उनको भी चेंजेस करने थे, वो नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसी रिवॉल्ट की सिचुएशन आए, इसलिए उन्होंने लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857 को इंट्रोड्यूस किया और इस एक्ट ने फिर से पब्लिकेशन बंद कर दी न्यूज़पेपर्स की और बुक्स की। फिर एक एक्ट आया, इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, जिसको प्रपोज किया लॉर्ड ल्यूटन ने। इसके अंदर भी काफी ज्यादा कंट्रोल दिखाया गया न्यूज़पेपर का पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस। अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली क्या बात थी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो थी वर्नाकुलर ही लैंग्वेजेस, वो आप नाम से भी देख सकते हो। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मतलब जितनी लैंग्वेजेस थी उस टाइम पर इंडिया में एक्सेप्ट इंग्लिश, मतलब कि जितनी रेस्ट्रिक्शंस थी प्रेस से रिलेटेड इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो थी इंग्लिश इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। आप अगर हिंदी में न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हो तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, कन्नड़ा, मलयालम, जिस भी लैंग्वेज के अंदर, इंडियन लैंग्वेज के अंदर अगर आप न्यूज़पेपर पब्लिश करोगे, बंगाली, मराठी, तो आपको रेस्ट्रिक्शंस को फेस करना पड़ेगा। सिर्फ इंग्लिश पब्लिकेशन अलाउड थी, यस, सिर्फ इंग्लिश में पब्लिकेशन आप कर सकते हो। इससे क्या हुआ था, एक उस टाइम पे बहुत फेमस पत्रिका आती थी बंगाली के अंदर ही, अमृत बाजार पत्रिका, उसको रातों रात बंगाली से इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया था ताकि वो पब्लिश हो सके और लोगों तक जा सके और लोग हर चीज की रियलिटी को समझ सके। बाद में इस एक्ट को किसने रिपील्ड कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। फिर एक एक्ट आया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ये आया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड के अंदर, कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड के अंदर प्रेस की चीजों को रोकने के लिए, बिकॉज प्रेस क्या कर रही थी, रियल सिचुएशन बता रही थी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इंडियंस को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसमें कि वो वर्ल्ड वॉर 1 को ज्वाइन भी नहीं करना चाहते थे, उनका कोई काम भी नहीं था, बट फिर भी बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल कर रही थी, इसलिए इंडियंस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और वो सारी सिचुएशन जो थी वर्ल्ड वॉर 1 की, वो प्रेस के जरिए सामने ना आए, इसलिए ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लाया गया। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेस एक्ट। जितने इंपॉर्टेंट प्रेस एक्ट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी हो, आपको लगे कि आपकी रिवीजन ज्यादा नहीं है, तो आप प्रेस एक्ट्स को तो फिर भी थोड़ा कम लाइटली ले सकते हो, बट एजुकेशन एक्ट्स को मत लेना, बिकॉज एजुकेशन एक्ट्स काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रेस एक्ट अभी तक नहीं पूछे गए हैं, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्या पता इस साल नहीं तो कमिंग ईयर्स में कभी भी पूछे जा सकते हैं। कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, बिकॉज प्रेस के अभी थे नहीं। वेलेस्ली एस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाता, बिकॉज ये हमने स्टडी किया था। सिंपल सा आंसर है, ही वांट टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया, तो द आंसर इज डी। नेक्स्ट है, ये 2018 के अंदर आया था, ये अभी 2020 के अंदर आया था। With reference to educational institute during colonial rule in India, consider the following pairs. अब हमने देखा संस्कृत कॉलेज एक्ट बना रहा था, हमने पीछे स्टडी किया था जब हमने देखा था विलियम जोन्स तो नहीं थे। अब कौन थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, बिकॉज अगर आपने क्लास लेक्चर पूरा सुना तो आपको आंसर आता होगा। नेक्स्ट, कलकत्ता मदरसा, बिल्कुल सही है, ये भी हमने देखा था, वॉरेन हेस्टिंग ने इस्टेब्लिश किया था। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज, अर्थर वेलेस्ले, नहीं ये गलत है कि फोर्ट विलियम कॉलेज अर्थर वेलेस्ले ने इस्टेब्लिश नहीं किया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अबव पेयर्स आर करेक्ट? द आंसर इज बी, सेकंड ओनली। तो देखो, अगर आपने अभी क्लास ली होती और उसके बाद आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख रहे हो, आपके 100% बिल्कुल इजीली ये दोनों ही सॉल्व हो रहे हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन